आज का टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र सरकार के बीच में विवाद कैसे होता है। जैसे कि हालिया दिनों में हमने देखा है कि दिल्ली में अक्सर जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, और वास्तव में ऐसा होता है। केंद्र सरकार को वो पावर दी गई है, और ये पावर क्यों दी गई है, केंद्र सरकार इसलिए अपने अपने पक्ष भी रखता है कि इसलिए हमें पावर देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया, और फिर इसके बाद में और भी सारे प्रावधान हैं तथा इनके विवाद का कारण क्यों बनता है अक्सर। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये शुरुआती जो कुछ पॉइंट हैं इन लोगों को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा अक्सर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। भारत के संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 242 अब समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्रता से पहले 1854 में ब्रिटिश शासन के दिनों में कुछ अनुसूचित जिले चिन्हित किए गए थे, जहां प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय शासन लागू था। अंग्रेजों के द्वारा इसे आगे चलकर भाग सी में रखा गया और मुख्य आयुक्त के द्वारा यहाँ शासन किया जाता था। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा मतलब कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की जैसे कोई व्यवस्था की गई थी, जिसे किस भाग में रखा गया था, जिसे भाग सी में रखा गया था। ठीक है, जिसे अभी ब्रिटिश शासन में 7वें संशोधन 1956 से यूटीज घोषित किया है। मतलब कि इसे पहले यूटीज के नाम से नहीं जाना जाता था, इसे 7वें संशोधन में उन लोगों ने यूटीज घोषित किया है। आर्टिकल 239 ये घोषणा करता है कि यूटीज का शासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र व राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होगा। समझ सकते हैं, केंद्र अर्थात मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री अर्थात केंद्र में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा संचालित होगा। राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल प्रशासक को नियुक्त करके अपने माध्यम से शासन का संचालन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय यूटीज के शासन के लिए उत्तरदायी होता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय यूटीज के शासन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कैसे होता है, क्योंकि हमने अभी हालिया दिनों में देखा है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 कैसे हटाई गई, तथा उसके लिए सबसे पहले हमारी जो अर्धसैनिक बल हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, उन्होंने पहले जाकर के 144 लागू की गई, और कैसे धीरे धीरे उसको कार्यरत वहाँ पर किया गया। संविधान में संशोधन करके 14वां संविधान संशोधन ये प्रावधान किया गया कि यदि आवश्यक हो तो कुछ यूटीज के संदर्भ में विधानसभाएं भी बनाई जा सकती हैं। मतलब संविधान में संशोधन किया गया तथा आर्टिकल 14वां संविधान संशोधन में कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़े तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे पांडुचेरी में 1962 में विधानसभा आर्टिकल 239 ए के तहत बनाई गई, और 239 डबल ए के तहत हमें कहाँ पर, दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान मिलता है। तो इसे आगे पढ़ेंगे। जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है वहाँ गृह मंत्री, भारत सरकार या उपराज्यपाल से संबंधित सलाहकारी समिति होगी। मतलब कि जहाँ पर यूटीज में विधानसभा नहीं है, तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, उन क्षेत्रों में उपराज्यपाल या प्रशासक होंगे। तो उपराज्यपाल व प्रशासक के संबंध में एक सलाहकारी समिति होगी। और समिति में कौन कौन से लोग हैं, समिति में वहाँ के विधायक तथा सांसद शामिल होंगे, क्योंकि वे स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं। नोट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एलजी होता है जिसे उपराज्यपाल कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पांडुचेरी में होते हैं। मतलब कि ये 5 जगहों पर एलजी या उपराज्यपाल होते हैं। शेष जो 4 स्थान बचे हैं केंद्र शासित, क्योंकि हमारे इस समय पर हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा शेष जो 4 केंद्र शासित प्रदेश बचे वहाँ पर प्रशासक कार्यरत होते हैं। इस प्रकार यूटीज का संचालन हो रहा है, किंतु दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या और जटिलताओं के बढ़ने के कारण यहाँ पर भी 69 संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 239 डबल ए दिल्ली के लिए शामिल किया गया। मतलब कि पहले कौन से संविधान, 1962वां 14वां संविधान संशोधन के तहत 1962 में 239 ए जोड़ा जाता है, जिसके तहत पांडुचेरी विधानसभा बनाई जाती है, और 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में एक विधानसभा का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसके लिए दिल्ली में एक कानून बनाया जाता है जिसे हम GNCTD एक्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है? ओके, क्लियर हो गया। तो दिल्ली में शासन के संचालन हेतु GNCTD एक्ट पारित किया गया, जिसका फुल फॉर्म है तथा दिल्ली का पूरा नाम यही है। आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली का भी पूरा नाम यही है तथा उसे GNCTD एक्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो क्या नाम है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली।
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के तहत दिल्ली में एक विधानसभा को गठित किया गया। दिल्ली विधानसभा राज्य सूची की विषयों में, दिल्ली विधानसभा जो है राज्य सूची की विषय, वैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, विधानसभा जहाँ पर होती है वह राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्रम संख्या 1 जिसमें लोक व्यवस्था है, क्रम संख्या 2 जिसमें पुलिस है, क्रम संख्या 18 जिसमें लैंड व भूमि आती है को छोड़कर शेष विषयों पर दिल्ली सरकार, जीएनसीटीडी सरकार कानून बना सकती है तथा कार्यकारी तथा प्रशासनिक कार्य कर सकती है। और ये 3 चीज़ें क्यों छोड़ी गई? 3 चीज़ें ये छोड़ी गई क्योंकि इनके लिए केंद्र का हस्तक्षेप रहेगा। पुलिस, भूमि व लोक व्यवस्था ये सभी केंद्र का संचालन करती है दिल्ली में। इस वजह से थोड़ी दिल्ली को पावर या प्रशासनिक कुछ काम करने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, जैसे ट्रांसफर जैसी शक्तियां दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। दिल्ली में सीएम सहित मंत्रिपरिषद में विधानसभा की सदस्य संख्या का 10% रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अभी दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं तथा हाल ही में गठित मंत्रिपरिषद सीएम सहित 7 लोग दिखाई देते हैं। दिल्ली में सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर एलजी तथा उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। दिल्ली में यदि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है तो मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की सदस्य संख्या का 10% से अधिक नहीं होगा। मतलब कि भले यहाँ पर जैसे अभी हम हालिया चुनाव जो हुए हैं दिल्ली में 2025 में, इसमें रिजल्ट आया है कि जैसे कि जो नई गवर्नमेंट बनी है तो उसमें उप मुख्यमंत्री का हमें कॉन्सेप्ट दिखता है, तो वहाँ पर जो उन लोगों ने 10% सदस्य संख्या का 10% से अधिक अर्थात 7 सदस्यों से अधिक उन्होंने मंत्री नहीं बनाए हैं, उसमें उप मुख्यमंत्री या उपमंत्री को भी काउंट किया जाएगा। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जहां पर हाई कोर्ट पाया जाता है। दिल्ली सरकार जीएनटीडी सरकार के केंद्र के बीच में विवाद कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बना है। और जब 2019 में जब फैसला भी आया था, 2019 में जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तब भी ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। तो 2023 में जब आया तब भी ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। तो अक्सर हालिया दिनों में अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो अब देखते हैं फिर से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 239 के सब क्लॉज 4 में यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली उपराज्यपाल को सलाह या सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख सीएम या उपराज्यपाल सीएम की सलाह पर सहायता पर कार्य करेंगे। प्रावधान तो किया गया, सीएम की सहायता पर कार्य करेंगे उपराज्यपाल, सीएम की सलाह एवं सहायता पर कार्य करेंगे, ठीक है। किंतु एलजी मंत्रिपरिषद और सीएम के बीच किसी विषय सहमति है तो ऐसे मामले भारत सरकार राष्ट्रपति, किसी विषय पर यदि असहमति होती है तो ऐसे मामले सीधा कहाँ भेजे जाएंगे, भारत सरकार राष्ट्रपति के लिए भेजे जाएंगे तथा उस समय तक जैसे कोई मामला हुआ तो उस समय तक एलजी अपने विवेक से कार्य करेंगे उस स्टेट में, ठीक है। अर्थात एलजी होने की वजह से सीएम की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात पूर्ण रूप से यह संविधान में ऐसा प्रावधान है, देखने को मिलता है कि एलजी सीएम की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2015 अगले 10 वर्ष, 2015 से लेकर अगले 10 वर्षों अर्थात 2025 तक हमने देखा है कि एक दल को दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त बहुमत प्राप्त होता है और इन्हीं वजहों से सुप्रीम कोर्ट उपर्युक्त प्रावधानों को चुनौती देती है। क्योंकि जब कोई सरकार या गवर्नमेंट लगातार बहुमत प्राप्त करने लगती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है, क्योंकि वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि इनको प्रत्यक्ष न्याय देना चाहिए तथा इनके कुछ अधिकार होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार फैसला देती है फिर उसी को पलटती है तथा अंतिम फैसला भी हम लोग पढ़ेंगे जो वर्तमान में कार्यरत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने वाले एक बड़े लोकप्रिय निर्णय के तहत ये प्रस्तुत किया कि आर्टिकल 239 का सब क्लॉज 4 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सीएम की सलाह के लिए बाध्यकारी है। मतलब कि 2018 में यह कहता है बाध्यकारी है। 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया तथा दिल्ली सरकार आईएएस और पीसीएस जैसी सिविल सेवा पर पूर्ण नियंत्रण चाह रही थी। जीएनसीटीडी सरकार मतलब कि आईएएस पीसीएस जैसी सेवा पर पूर्ण नियंत्रण चाह रही थी। यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा था हम लोग देखे हैं कि जो
मंत्रिपरिषद सीएम की सलाह एलजी के लिए बाध्यकारी है। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही एलजी करेंगे, ऐसा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, वही आगे हम चलते हैं। 2019 में क्या हुआ? 2019 में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब गवर्नमेंट लगातार बहुमत प्राप्त हो रहा है, तो 2019 में फिर से बहुमत था, तो उस समय बहुमत था, तो फिर से ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और कहती है कि हमें ISPCS का भी जो सिविल सेवाएं हैं उन पर भी पूर्ण नियंत्रण चाहिए रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस पर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में करती है और निर्णय देती है कि इस पर दिल्ली विधानसभा इस पर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में देती है। दिल्ली विधानसभा पक्ष क्या रखती है? दिल्ली विधानसभा पक्ष ये रखती है कि दिल्ली विधानसभा दिल्ली अग्निशमन सेवा कानून 2007 पारित कर रखा है। मतलब कि पहले दिल्ली समन सेवा जैसे, दिल्ली अग्निशमन सेवा जैसे में कानून बना सकती है, तो दिल्ली में कोई सिविल सेवा पर कानून क्यों नहीं बना सकती, तथा दिल्ली में सिविल सेवा दिल्ली सरकार के अधीन क्यों नहीं हो सकती? यह पक्ष रखती है कौन? दिल्ली सरकार। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली में अग्निशमन सेवा कानून, सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय क्या देती है, जो कि केंद्र सरकार के पक्ष में होता है, कि दिल्ली में अग्निशमन सेवा जो कि दिल्ली विधानसभा पारित कर सकती है। मतलब कि दिल्ली अग्निशमन सेवा कानून है वो दिल्ली विधानसभा पारित कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 12 की अनुसूची क्रम संख्या 7 में आता है। मतलब कि आर्टिकल 12 की अनुसूची क्रम संख्या 7 में आता है, जो कि राज्य सूची का विषय होता है। 7वीं राज्य सूची की क्रम संख्या 41 में है, जो कि लोक व्यवस्थाओं के संदर्भ में संसद केंद्र सरकार के निर्देश दिल्ली विधानसभा कार्य करना होगा, क्योंकि दिल्ली यूटीज है। अर्थात से सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देती है कि दिल्ली को केंद्र सरकार के निर्देश पर ही कार्य करना होगा। केंद्र सरकार के कदम, केंद्र सरकार फिर क्या करती है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने पर अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार 2021 में प्रावधान कर देती है कि एलजी अपने विवेक में कार्य करते रहेंगे, जैसा प्रावधान पहले था। अर्थात 2018 के निर्णय को पलट दिया गया और यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार का मतलब एलजी होगा। मतलब कि 2008 अध्यादेश ला करके पारित कर देते हैं 2018 में, कि जो 2019 में लाते हैं कि 2018 में जो पहले चल रहा था कानून वैसे ही प्रावधान हो गए हैं, तथा सुप्रीम कोर्ट के कोई भी निर्णय मान्य नहीं होंगे, तथा यह कह दिया जाता है कि एलजी ही अपने आप में सरकार में, मतलब कि दिल्ली में कोई गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। फिर अगला क्या होता है? जीएनसीटीडी के वर्तमान स्थिति क्या है जीएनसीटीडी की? 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश को पुनः दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को, ठीक है, देखते हैं, ध्यान रखिएगा डेट, 11 मई 2023 को एक बड़ा निर्णय देती है जिसके निम्नांकित बिंदु हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको देखते हैं कि इसमें फिर पक्ष में फिर केंद्र सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में क्या निर्णय देती है, जिसमें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सभी यूटी एक जैसे नहीं होते हैं और दिल्ली को अलग नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जनसंख्या और जटिलताएं अधिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को अपने निर्णय का हवाले देते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को महत्व देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवाओं के संदर्भ में संविधान के भाग 14 आर्टिकल 308 से 323 ए व बी जहां भी राज्य शब्द लिखा है उन सभी जगह यूटीज माना जाएगा, ऐसा स्वीकार कर लिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा तो नहीं लिखा है कि ये कानून केवल राज्यों के लिए हैं, यूटीज के लिए नहीं है, अर्थात वो यूटीज के लिए हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कानून देती है। तथा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य धारा कानून 1857 में राज्य के अंतर्गत यूटीज शामिल हैं और यही भाग 14 पर लागू है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 309 में जहां लोक सेवा के लिए नियुक्ति, स्थानांतरण इत्यादि हेतु नियम बनाने के प्रावधान किए गए हैं, उसमें यह लिखा हुआ नहीं है कि ये यूटीज लोक सेवा, यूटीज अर्थात दिल्ली के अंश दिल्ली जीएनसीटीडी लोक सेवा के लिए कानून नहीं बना सकती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या पक्ष देती है कि आर्टिकल 209 में क्या लिखा है कि यहाँ पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, तो उसमें यह नहीं लिखा है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश कानून नहीं बना सकते हैं। मतलब कि ये भी लिखना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तर्क देती है और फिर से वह
विधानसभा के पक्ष में या दिल्ली सरकार जीएनसीटीडी सरकार के पक्ष में निर्णय दे देती है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जीएनसीटीडी को राज्य सूची की क्रम संख्या 41 अर्थात लोक सेवाओं पर कानून बनाने और कार्यकारी प्रशासकीय कार्य करने के लिए कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। फिर इसके लिए अध्यादेश आता है, जीएनसीटीडी कानून में संशोधन होता है और संविधान में और हमारी संसद में एक नया अध्याय जुड़ता है। केंद्र सरकार ने उपर्युक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद 19 मई 2023 निर्णय कब पारित होता है? 11 मई 2023, 19 मई 2023 एक सप्ताह भी ये सही सी गवर्नमेंट नहीं चला पाते हैं और फिर से अध्यादेश ला करके, अध्यादेश कब लाया जाता है? मतलब कि उस समय कोई सेशन, बजट सेशन नहीं, कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता है। 3 सेशन चलते हैं, तो सेशन नहीं चलते हैं तो बजट मतलब कि अचानक कोई अध्यादेश ला करके उसको कानून को मतलब कि कानून बना दिया जाता है और वह माना जाता है। और फिर जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, कोई भी सेशन जब स्टार्ट हो आने वाला, तो उसमें इसे पारित करा दिया जाता है और पारित नहीं होता है तो वह फिर समाप्त हो जाता है। वो जो लागू भी हुआ था तो वह लागू नहीं होता है। तो अध्यादेश ला करके 19 मई 2023 को अध्यादेश लाकर यह प्रावधान कर दिया जाता है कि दिल्ली सरकार लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि के अलावा राज्य सूची की क्रम संख्या 41 लोक सेवाओं पर भी कानून बना सकती है और ना ही कार्यकारी तथा प्रशासकीय कार्य कर सकती है। ना तो कानून बना सकती है और ना ही कार्यकारी और प्रशासकीय कार्य कर सकती है। मतलब कि देखिए क्या कानून बनता है। कानून ये बनता है कि लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि के अलावा राज्य सूची की क्रम संख्या पर ना तो कानून बना सकती है और ना ही कार्यकारी प्रशासकीय कार्य कर सकती है। मतलब कि वह राज्य, जैसे कि लोक सेवाएं हैं तो 3 चीज़ें शामिल थी, लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, लेकिन वह लोक सेवाओं को नहीं भी शामिल करता तो कोई बात नहीं थी। स्पष्ट वही तो लिखा है, कोई कानून नहीं बना सकती है इन पर कोई, तो चारों चीज़ें फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया केंद्र सरकार ने। लेकिन वह क्या करती है कि इससे ये होता है ना, हमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पक्ष में इन दोनों का एक दूसरे का समन्वय दिखता है। तो फिर और क्या निर्णय देती है? केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2023 में जीएनसीटीडी संशोधन करते हुए ये निम्नांकित प्रावधान किए जाते हैं, क्योंकि अगस्त में हमारा सेशन आता है और उसमें निम्नांकित प्रावधान किया जाता है। सरकार ने प्रावधान किया कि जब मंत्रिपरिषद सीएम के साथ एलजी की किसी विषय पर सहमति होगी तो एलजी अपने सोल डिस्क्रेशन, मतलब कि सिर्फ अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। सरकार ये प्रावधान करेगी कि जब सीएम के साथ एलजी की असहमति होगी, मतलब कि जब दोनों में विवाद होगा तो एलजी अपने विवेक से काम कर रही है। एलजी का अर्थ शासक नहीं। वो जो पहले वाले अध्यादेश 2021 में कह देती है कि एलजी का मतलब शासक समझा जाए, इसको वो सुधार करती है और कहती है एलजी का अर्थ शासक नहीं है, बल्कि एलजी एक प्रशासक है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जीएनसीटीडी राज्य सूची की क्रम संख्या 41 के लिए कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए एक समिति होगी, संसद और केंद्र सरकार की शर्तों के अंतर्गत होगा। लेकिन संसद तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। उसी के बारे में निर्णय नीचे दिया गया है कि दिल्ली के लिए राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली के लिए एक विशेष दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण भी होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा इसके 2 सदस्यों में दिल्ली के मुख्य सचिव तथा गृह मंत्रालय के गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। मतलब कि इसके लिए एक कमेटी होगी। दिल्ली सिविल सेवा के मामले में कानून बना सकती है, दिल्ली सिविल सेवा के मामले में कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए एक समिति होगी जिसके अध्यक्ष सीएम होंगे तथा इसके 2 अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्यों के रूप में मुख्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव जो कि सीएम के, हमारे जो भी दिल्ली के सीएम होंगे उनके मुख्य सचिव होंगे तथा गृह मंत्रालय के जो प्रधान सचिव होंगे वो इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक कब होगी? सीएम के द्वारा बैठक की स्थापना तथा समय तय किया जाएगा। मतलब कि जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे उनके द्वारा बैठक का स्थान तथा समय तय किया जाएगा, किंतु इसकी गढ़पूर्ति न्यूनतम 2 लोगों में होगी। ये नहीं कि अकेले बैठ करके कोई भी निर्णय पारित कर दो, इसके लिए 2 लोग न्यूनतम होने चाहिए तथा 2-1 के बहुमत से ये प्राधिकरण सेवा के लिए फैसले किए जाएंगे। अर्थात ये कभी पारित नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों जो सदस्य होंगे वे केंद्र सरकार के होंगे। मुख्य सचिव होगा वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, गृह विभाग का सचिव तो है ही केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो जीएनसीटीडी तो कोई भी संशोधन सीएम पारित नहीं कर सकता है। तो जीएनसीटीडी में किसी विभाग का सचिव, जिसे प्रधान सचिव कहते हैं, वह किसी भी मामले
पर संबंधित विभाग के मंत्री के किनारे करते हुए सीधे विषय सीएम व एलजी के मुख्य सचिव के पास लाकर निर्णय करा सकते हैं। ये बात सही है, ये एक उसमें थोड़ी कमी दिखता है, जो भविष्य का खतरा है हो सकता है भविष्य में ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की जाए या इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नया निर्णय लाती है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो प्रधान सचिव है, जो दिल्ली में जैसे हैं, दिल्ली में जो मंत्री हैं, जैसे 7 मंत्री बनाएंगे तो उन सभी के अपने प्रधान सचिव होंगे। तो प्रधान सचिव मतलब कि सीधे अपने मंत्रालय के प्रमुख, जैसे हमारा मान लो शिक्षा मंत्रालय है दिल्ली का, शिक्षा मंत्रालय के उसके प्रमुख सचिव होंगे। तो प्रमुख सचिव अपने मंत्रालय के मतलब कि जो वहाँ का शिक्षा मंत्री है दिल्ली का, उसके पास ना जा करके सीधा सीएम, एलजी या मुख्य सचिव के पास लाकर अपना निर्णय करा सकते हैं। तो इससे ये होता है ना, उसको महत्व कम मिलता है, वह जनता के द्वारा आता है, उसमें बाद में ये विवाद का कारण बनता है, जिससे हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होता है। क्योंकि सिविल सेवा जो सिविल सेवक होते हैं वो मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका मतदाता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो उपर्युक्त परिवर्तनों के संदर्भ में केंद्र सरकार के तर्क। दिल्ली एक केंद्र सरकार क्या तर्क देती है कि दिल्ली हमारे क्षेत्र में क्यों होना चाहिए। दिल्ली एक संवेदनशील क्षेत्र है जहां विभिन्न देशों के दूतावास, सुप्रीम कोर्ट तथा संसद भवन स्थित हैं। इसके लिए अपेक्षित सुरक्षा करना चाहिए। आर्टिकल 1 भी कहता है, आर्टिकल 1 तथा 239 को हम मिला करके पढ़ें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संघ राज्य क्षेत्र शासन पूर्णतः राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होगा। मतलब कि यूटीज का पूरा शासन केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होगा। 1 और आर्टिकल 239 को मिलाकर पढ़ें। क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। 239 में क्या लिखा है? 239 में ये लिखा है कि राज्यों का शासन किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। ये दोनों को मिलाकर पढ़ें तो संघ राज्य क्षेत्र का पूर्णतः शासन राष्ट्रपति के पास होगा। अगला पॉइंट, प्रारंभ में दिल्ली में सिविल सेवा आधारित व्यवस्थाएं संचालित की गई। मतलब कि प्रारंभ में दिल्ली में सिविल सेवा आधारित व्यवस्थाएं संचालित की गई। दिल्ली पर सिविल सेवा के संदर्भ में केंद्र का नियंत्रण न हो, इसके लिए एगमुट्स कैडर का संचालन किया गया। ये उसके लिए है कि दिल्ली में कोई भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न हो, जिससे कि मतलब कि दिल्ली में कोई भी अपने अधिकारी केंद्र सरकार नियुक्त न करे। इसके लिए एगमुट्स कैडर होता है, जिसमें कि कई सारे स्टेट्स को शामिल किया गया है। इसके तहत एगमुट्स कैडर के तहत ही दिल्ली सिविल सेवा का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी दिल्ली पर केंद्रीय नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी केंद्रीय नियंत्रण दिल्ली पर जरूरी है। आलोचनाएं क्या की जाती हैं? जीएनसीटीडी संशोधन कानून 2023, इसमें आलोचना की गई। सुप्रीम कोर्ट के तर्क और उपर्युक्त तरीके से केंद्र सरकार के तर्क देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों ही अपने अपने तर्क प्रभावी हैं। कार्यपालिका का भी अपना कार्य क्षेत्र होता है। दिल्ली की संवेदनशील तथा जटिलता को देखते हुए तार्किक प्रतीत होता है कि दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के मामले पर निर्माण करे, किंतु सिविल सेवा को मंत्री के किनारे करते हुए निर्णय निर्माण प्रमुखता देने में संसदीय लोकतंत्र में ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व की त्रिविमीय व्यवस्था का उल्लंघन होता है, जिससे निम्न प्रकार की उत्तरदायित्व का होना जरूरी है। मतलब कि ये वही है जो मैंने कहा भविष्य का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये ट्रिपल चेन हमारी इसके लिए उल्लंघन है, क्योंकि हमारा जो सिविल सेवक है तो वो सीधा हमारे मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है ना, अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। सीधे जाके एलजी और सीएम से सिग्नेचर नहीं करा सकते, उससे कोई भी कानून पारित नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। वही है कि सिविल सेवक जो होता है मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी, मंत्री विधायिका के लिए, विधायिका मतदाता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये कुछ उसके यूटी से संबंधित जीएनसीटीडी एक्ट, जो कि जैसे हम देख सकते हैं 2018 में क्वेश्चन नंबर 3 तथा 2019 में क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 ये आई हुई है सेकंड पेपर, जीएस पेपर सेकंड में आप लोग ये सब देख सकते हैं। तथा ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चनों को लिख करके vikasvarantvanshi@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। तथा आज का हमारा टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा अखिल भारतीय सेवा तथा संघात्मक विवाद। अखिल भारतीय सेवा मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि 3 है। इसके बारे में सब ये बात हमारी आगे होगी। तथा आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।